औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी तालीम और तरबियत दोनों की फ़िक्र मौजूद है। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं या फिर दुआ से करते हैं। तो आज हम एक दुआ से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और वो दुआ है रिज़्क़ की। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आया, उसको ज़िंदगी मिली, पहला सांस, तो पहले सांस से आखिरी सांस तक, मौत तक, वो दो काम इस दुनिया में रहते हुए करेगा। एक, सीखेगा, इल्म को सीखेगा, बिज़नेस में बिज़नेस के इल्म को सीखता रहेगा और कब्र तक सीखता रहेगा, आखिरी लम्हे तक। इसीलिए अहादीस में है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म सीखो। वो इल्म किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक तो ये काम माँ की गोद से कब्र तक है ही है, सीखना, इल्म को सीखना। और दूसरा अहम तरीन काम वो है रिज़्क़ कमाना। तो इल्म के लिए दुआ तो मैं अपने बच्चों को सिखा चुका हूँ। आज हम रिज़्क़ कमाने के लिए अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि हमारे रब हमारे लिए रिज़्क़ का कैसा इंतज़ाम फरमा। अल्फाज वही रहेंगे हमारे शुरू के, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार मुझे अता कर, रिज़्क़न हलालन, ए मेरे परवरदिगार मुझे रिज़्क़ अता कर तो वो रिज़्क़ हलाल हो, उसकी खूबी हो कि वो हलाल हो, हराम ना हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन, और उसकी दूसरी खूबी है मेरे रब तय्यब, पाक हो, नापाक ना हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन, और वो मुबारक हो, ऐसा रिज़्क़ मुबारक हो। मेरे मुंह में जब वो रिज़्क़ जाए, मेरे मैदे में जाए, मेरे जिस्म में जाए, वो रिज़्क़ मेरे लिए मुबारक बना दे। उस रिज़्क़ से मुझे, मेरे जिस्म को कोई ख़राबी ना हो। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उसके ऊपर और खाते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि हम कहते हैं कि हमारा पेट ख़राब हो गया, हमारे सर में दर्द हो गया, हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारी तबीयत ख़राब हो गई। और बहुत ही न्यूली लफ्ज़ ये है कि फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फिर ऐसा रिज़्क़ मुबारक ना हुआ मेरे लिए, जिसने मेरे जिस्म में जाके मुझे परेशान कर दिया। तो ऐ मेरे रब, मेरे रिज़्क़ में एक खूबी मुबारक हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन, और ऐ मेरे रब मेरे लिए रिज़्क़ के ख़ज़ानों को इतना खोल दे, इतना खोल दे कि वो वसी हो, इतने वसी हों, इतने वसी हों कि ऐ मेरे रब मुझे रिज़्क़ मिलता जाए, मैं ख़ुद भी खाता रहूं, हलाल भी हो, वो तय्यब भी हो, वो मुबारक भी हो,
वो इतना वसी हो कि मैं तेरे उन बंदों को भी देता रहूं जिनके पास रिस्क कम है, मेरे ज़रिए से उन बंदों तक भी रिस्क अता कर, इतना वसी हो। और उस रिस्क की एक और ख़ूबी भी होनी चाहिए, उस खूबी के बारे में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। अब मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ आपको समझ भी आ रही होगी कि दुआ में हम कह क्या रहे हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक। ऐ मेरे रब, जो मुझे रिस्क अता करना है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि वो रिस्क तेरे पास से डायरेक्ट मुझे मिले, किसी के वसीले से ना मिले। क्योंकि किसी के वसीले से मिल रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि ये तो मेरा रिस्क है, मैं इसको क्यों दूं, और फिर उसके माथे पे बल भी आएगा, फिर उसके दिल में गुस्सा भी आएगा। तो ऐ मेरे रब, मुझे ऐसे रिस्क से महफूज रख, ऐसे रिस्क से पनाह में रख, मुझे तू अपना ही मोहताज रख। मुझे तूने रिस्क देना है तो डायरेक्ट दे, मिन इंदिक, आमीन। अब मैं इस पूरी दुआ को एक मरतबा फिर रिपीट करूँगा और बच्चे इनको याद भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक, आमीन। आज हम फिर दोबारा से अपना लास्ट जो लेक्चर था उसी को कंटिन्यूस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था कि इसको सॉल्व करके इसका जवाब मालूम करके देखें क्या आप अब इस काबिल हो गए हैं कि इससे आगे इस क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप बच्चों का इसका आंसर प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 235 इज़ इक्वल टू 0.203 आया या नहीं आया? 100% बच्चे ऐसे हैं जिनका 0.203 आ चुका होगा, जिन्होंने किए हैं, और जिन्होंने नहीं किए उनका नहीं आया होगा। ऐसा कोई बच्चा मुझे नहीं मालूम हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा कोई भी बच्चा जो इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करे और उसका जवाब ना आए। कितनी खूबसूरत बात है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, और खुदा ना खास्ता किसी का अगर अभी तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आई, आंसर गलत हो गया है, तो वो यहाँ से आगे टैली कर लें कि कैसे सॉल्व करना है। हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 235। अब हम इस x को क्या बनाएंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, यहाँ पे 235 माइनस, यहाँ पे जब ये अननोन था तो हम यहाँ पे म्यू लिखते थे, अब हमारे पास नॉन है। अब इस पार्ट में हमारे पास म्यू की वैल्यू है, वो है 240.89 और डिवाइड सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 7.105। हमने इसे डिवाइड किया। जब हमने इसको माइनस किया आपस में, यानी 235 माइनस 240.89 माइनस कर लिया, डिवाइड किस पे किया, 7.105 पे, तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आंसर आया -0.83। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया z लेस देन -0.83, ये z की वैल्यू आई है, वो z एक्सिस पे यहाँ पे लिख देते हैं 0.83, बल्कि माइनस का, क्योंकि ये दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जितनी वैल्यूज़ होंगी वो माइनस में होंगी, तो -0.83 z की वैल्यू आ गई। अब जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होता है तो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को क्या करते हैं, थ्योरम से पूछते हैं कि क्या करें। थ्योरम कहता है कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा हो, z लिखा हो
और लेस देन ए हो तो क्या होता है, फाई ऑफ ए। लिहाजा अब हम यहां पर लिखेंगे फाई ऑफ -0.83। अब ब्रैकेट के बाहर फाई है या फाई इनवर्स, फाई। जब फाई होगा तो टेबल नंबर 9 में जाएंगे। और टेबल नंबर 9, ज़रा जल्दी से टेबल नंबर 9 में वैल्यूज़ देखें क्या है। टेबल नंबर 9 हमारे पास शुरू होता है 292 पेज पर। वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में Z लिखा हुआ है, P नहीं लिखा हुआ। और Z देखना है -0.83 को। जल्दी से देखें, 292 पेज पर तो नहीं नज़र आ रहा, 293 पेज पे देखेंगे -0.8, -0.8 दूसरे ब्लॉक में दूसरी रो में -0.8 मिल गया आप बच्चों को। उसको हम देखेंगे 3 में। पहला कॉलम है 0 का, दूसरा कॉलम है 1 का, फिर 2 और फिर 3। और क्या वैल्यू मिली आप बच्चों को, 0.20327, 0.20327। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.20327। और अगर आप देखें तो आपका जवाब ये आ चुका है। वो 27 को उसने राउंड किया। बहुत ही आसान सवाल था, इसलिए मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था कि प्यारे बच्चों आप इसे कर लेंगे इंशाल्लाह। और बहुत से जैसे मैंने कहा कि 100% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल खुद कर लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर सॉल्व करके दिखाया कि चले आप बच्चों को समझ आ जाएगा। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 का अब हम करते हैं बी पार्ट। 14 का बी पार्ट भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। उसमें भी पहले पैरामीटर्स मालूम करने हैं उसी तरीके से, और उसके बाद एक परसेंटाइल्स भी मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द 90th परसेंटाइल of normal distribution is 50, while the 15th percentiles is 25. Number 1, first part, find mu and sigma. Number 2, what is the value of 40th percentile? लो जी, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। अगर हम देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, दरमियान में म्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसकी रेंज है। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस का मीन 0 होता है। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। परसेंटाइल्स कहाँ से शुरू होते हैं? जब भी परसेंटाइल शुरू होगा तो 1%, 2%, 3%, 100%, 50%, समथिंग इस तरह चलता है। -इन्फिनिटी से या +इन्फिनिटी से, तो शुरू से शुरू होते हैं, लिहाजा -इन्फिनिटी से। पहली बात, पहली कंडीशन, 90th परसेंटाइल इज़ 50। इसका मतलब है P90
इज इक्वल टू 50 है और दूसरा P15 इज इक्वल टू 25 है। परसेंटाइल जब भी बात होगी माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। कहाँ तक जाना है मैंने? 90। जब यहाँ पे हम चलते जाएंगे तो यहाँ पे बात आती है 50%। P50 यहाँ पर है, हमने तो 90% तक जाना है, तो 90% तकरीबन यहाँ पर बनता है। तो ये हमारा 90% P90। यहाँ पे हम लिखते हैं P90 और P90 की वैल्यू है हमारे पास 50। तो ये सारा एरिया कितना हुआ जो हमने शेड कर दिया अंडर द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, शेडेड एरिया जो है ये हमारे पास 0.90 है, क्योंकि 90% है। 90% का मतलब होता है 90/100। 90 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा और उसे 0.90 भी लिख सकते हैं। हम दूसरी कंडीशन देखते हैं 15%। अब जब 15% है तो वो कहाँ से शुरू करेंगे? वो भी हमने शुरू करना है माइनस इन्फिनिटी से, और माइनस इन्फिनिटी ये है। माइनस इन्फिनिटी से जब हम शुरू करेंगे और 15% कहाँ तक आएगा हमारे पास? 15%, अगर हम 15% की बात करें तो तकरीबन हम समझ लें कि चले यहाँ तक आ गया। ये 15% है, इसको P15 बोलते हैं और इसकी वैल्यू है 25। और ये जो ब्लैक कलर का शेडेड एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका एरिया 0.15 है। इन दोनों कंडीशंस को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 50 से लेस देन। डायग्राम में देखें ये 50 है, इससे लेस देन सारा एरिया 0.90, इट्स इक्वल टू 0.90। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.15। अगर ये दो कंडीशंस आप इस फॉर्म तक पहुँच जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी क्वेश्चन को गलत करेंगे। इससे आगे बच्चों को मालूम है कि आपने क्या करना है। इससे आगे आपने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाना है। वो कैसे बनता है? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। ये प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाता है यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल, तो थ्योरम से जाके पूछते हैं। लो, ये गलती भी हमेशा होती है। प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लिखेंगे फाई ऑफ 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। ये फाई दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.90। जब फाई इन्वर्स होता है तो टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295 पेज पर टेबल नंबर 10 में आप वैल्यू देखेंगे 0.90 को और उसकी वैल्यू आएगी 1.2816। यहाँ पे 1.2816। ये यहाँ पे z की वैल्यू आ गई है आपके पास 1.2816। ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? इसको आगे कैसे चलाएं? 50 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.2816 सिग्मा। सिग्मा डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा, और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई।
बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन 2 भी आपने मालूम करनी है और फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 है जनाब, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। जब z प्रोबेबिलिटी में आ जाए तो उसको हम थ्योरम से पूछते हैं। थ्योरम क्या कहता है हमें कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z आ जाए, साइन लेस देन का हो और उसके आगे वाली वैल्यू को a कह दें, तो ये बराबर होगा फाई ऑफ a। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे फाई ऑफ 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इन्वर्स 0.15। अब 0.15 को क्या करेंगे हम, म्यू ओवर सिग्मा, टेबल नंबर 10 में जाके इन्वर्स के टेबल में आप इसकी वैल्यू को देखेंगे 0.15। जब 0.15 को देखेंगे तो वो आपके पास आंसर माइनस में आएगा और माइनस 1.03, माइनस 1.0364, टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295 और 0.15 पहले पेज पे ही मिल जाएगा आपको। मिला जी। 0.15 को जब टेबल में देखा तो टेबल वैल्यू माइनस 1.0364। इससे आगे ये सिग्मा उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस म्यू आगे इज इक्वल टू माइनस 1.0364 सिग्मा। ये म्यू दूसरी तरफ चला जाएगा तो 25 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.0364 सिग्मा आ जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशन 2 है और यहाँ पे z की वैल्यू वो क्या है, माइनस 1.0364। अब ये दोनों इक्वेशंस जब आ जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। जैसे ही साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। म्यू और सिग्मा मालूम करने के लिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 50 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा, और इक्वेशन 2 25 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1.0364 सिग्मा। जैसे ही आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हुए तो ये म्यू म्यू से कैंसिल हो गया। अब आपने 50 में से 25 को माइनस करना है, तो 50 में से 25 माइनस किए तो 25 ही रह जाएंगे। 25 हमारे पास 25 आ गया इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस कर देंगे, सिग्मा 6 और 4 10, 1 कैरी 7 और 1 8, 8 9 10 11, 1 कैरी 3 और यहाँ पे 2.318 सिग्मा। आगे मेरे बच्चों को मालूम है सिग्मा इज इक्वल टू 25 ओवर 2.3180। अब आप सिग्मा को डिवाइड कर दें, 25 को डिवाइड करें ना ज़रा कैलकुलेटर पे 2.318 पर, क्या जवाब आया, जवाब है जी 10.785, 10.785। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम कहते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 10.785 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की तो क्या होगा, 50 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 और सिग्मा की जगह पे 10.785।
10.785 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2816 के साथ तो क्या जवाब आया 13.93 और 93 के आगे 011 यहाँ पे प्लस म्यू इज इक्वल टू 50। अब यहाँ 15 माइनस 13.93 011 इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू 15 में से माइनस करें किसे 13.93 011 को तो 36.07 आ गया। 36.07 ये पैरामीटर्स की वैल्यूज़ मालूम हो गई जो उसका फर्स्ट पार्ट था। म्यू और सिग्मा दोनों वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ मालूम हो गई तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम जी यहाँ पे सेकंड पार्ट से पहले हम अपना म्यू और सिग्मा लिख लें, ये ना हो कि कहीं हम इनको भी रेस कर दें। 3.07 ये म्यू है और यहाँ पे सिग्मा वो कितना है 10.785। और मालूम क्या करना है, मालूम करना है P40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोशिश करते हैं कि P40 आप बच्चे खुद सॉल्व करें, ज़रा जल्दी से कोशिश तो करें P40 मालूम करने की और सॉल्व करके बताएं कि P40 का आंसर क्या आया। वैसे ही बता दिया आपने जैसे क्लास में बताते थे। क्लास में जनाब मेरे बच्चे मुझे आंसर बताने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखा होता है, वहीं से देख के बता देते हैं। ऐसा ही कर लिया आप लोगों ने भी। चले फिर हम करते हैं, आप देखें। P40 मालूम करना है आपने, डायग्राम बना लें। मीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज, एक्स एक्सेस। क्या वैल्यू है मीन की जो हमने मालूम की है, वो है 36.07। 36.07 हम यहाँ पे लिखेंगे 36.07 जेड एक्सेस। इसका मीन 0 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। जी कितने बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व कर लिया है P40 की वैल्यू। P40 परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल्स हमने कहाँ से शुरू करने हैं, प्लस इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि वो तो तरतीब से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी पे जाके P 100% हो जाता है। तो P जब भी परसेंटाइल्स होंगे तो हम शुरू करेंगे माइनस इन्फिनिटी से। और कितने, कौन सा परसेंटाइल मालूम करना है, P40। तो P40 कहाँ पे लाई करेगा, वो तकरीबन 50 से थोड़ा सा पहले। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास P40 है। P40 मालूम करना है और इससे पीछे वाला जो एरिया है, लेस देन वाला जो एरिया है, लेस देन वो एरिया है 0.40। और बहुत आसान है परसेंटाइल्स मालूम करने के लिए। कैसे करेंगे परसेंटाइल्स मालूम करेंगे? परसेंटाइल्स मालूम करने के लिए हमारे पास वही पुराना तरीका जो हमने पहले 4 सवालों में किया भी हुआ है। P40 probability x is less than the value of P40 is equal to 0.40। सिर्फ ये कंडीशन सही बन जाए तो आगे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही ये कंडीशन सही बनाई तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने अपने वेरिएबल जो x है उसको स्टैंडर्डाइज्ड में चेंज कर दें। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन P40 माइनस 36.07
और डिवाइडिंग बाय 10.785 इज इक्वल टू 0.40। 0.40 क्योंकि 40% है। जब आपने इसे माइनस किया तो यहाँ पे तो P40 की वैल्यू ही मालूम करनी है, तो इसे माइनस कर नहीं सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या बन चुका है बेचारा, ये तो Z बन गया है। Z इज़ लेस देन P40 माइनस 36.07 और डिवाइडिंग बाय 10.785 इज इक्वल टू 0.40। सो सिंपल। प्रोबेबिलिटी में जब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ जाता है तो हम थ्योरम से पूछते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ गया, लेस देन a आया, तो अब हमने क्या करना है, फाई ऑफ a। लिहाजा हम लिखेंगे फाई ऑफ P40 माइनस 36.07 और डिवाइडिंग बाय सिग्मा 10.785 और इज इक्वल टू 0.40। अब ये फाई दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। जब ये इन्वर्स होगा तो क्या लिखेंगे, P40 माइनस 36.07 और डिवाइडिंग बाय 10.785 इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई इन्वर्स 0.40। जैसे ही फाई इन्वर्स आ जाए तो आपने जाना है टेबल नंबर 10 पेज नंबर 295। 0.40 मेरा ख्याल है 295 के बाद 296, पेज नंबर 296 पे देखें। पहले कॉलम में P है, 0.40 मिल गया, उसको ज़ीरो में देख लो, क्या जवाब आया, माइनस 0.2533। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू लिख देते हैं जो जवाब टेबल से देखा, P40 माइनस 36.07 और डिवाइडिंग बाय 10.785 इज इक्वल टू, यहाँ पे Z की वैल्यू जो टेबल से आई वो क्या है, वो 0.2533 है, 0.2533। यहाँ पे भी Z की वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस 0.2533। अब ये जो रकम यहाँ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या लिखते हैं, P40 माइनस 36.07 और यहाँ पे माइनस 0.2533 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.785 के साथ। P40 माइनस 36.07 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया आपके पास 2.731 माइनस में 2.73184। अब क्या होगा, ये यहाँ माइनस का है तो P40 इज इक्वल टू 36.07 और माइनस, ये जाके दूसरी तरफ प्लस हो गया, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 2.73184 और यहाँ पे P40 इज इक्वल टू 36 में से जब तकरीबन 2 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 7 भी है, तो 33.33 ये आपके पास P40 का आंसर है। ये था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, बी पार्ट तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। 14 चैप्टर 14 क्वेश्चन। अगर मेरे बच्चों को याद हो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक बात डिसाइड की थी कि चैप्टर नंबर 10 में 10.2 एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं और इसके तकरीबन हम 14 सवाल कर चुके हैं, इसके बाद 15, 16 और 17 3 सवाल रह जाएंगे और ये 3 सवालों के साथ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इसकी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स भी मैं यहाँ बोर्ड पे समझाऊँ इसी एक्सरसाइज की। और 10.1 एक्सरसाइज जो हमने अभी तक नहीं की, उसमें क्या करना होता है, उसमें ये जो फाई इन्वर्स की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को टेबल से
देखने की प्रैक्टिस है कि फाई इन्वर्स आ जाए तो टेबल से कैसे देखेंगे, फाई आ जाए तो टेबल से कैसे देखेंगे, बस यही काम है। बच्चे कोशिश करें 10.1 के कुछ क्वेश्चंस बेशक एंड से शुरू कर लें, आखिरी क्वेश्चन से हम शुरू कर, आप कोशिश करते रहें, तो जैसे ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है तो फिर हम 10.1 की जानिब चलेंगे, और वो भी तकरीबन 1 या 2 लेक्चर्स में या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी वाइंड अप करके आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। ये जो 10 चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, इसमें से आपको क्या मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से तकरीबन कभी 5 आते हैं, कभी 6 आते हैं, 6 भी आए हुए हैं कुछ पेपर्स में, कभी 5। हम 5 को तो फिल वक्त कन्फर्म है कि शॉर्ट क्वेश्चन 5 आते हैं। MCQs 3 कन्फर्म, 4 भी आते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 3, कभी 4, लेकिन हम जो कम से कम पॉसिबल हैं उनको फॉलो करते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक पूरा आता है, ए पार्ट बी और बी पार्ट बी। अब ए और बी दोनों पार्ट एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड सारा कुछ, या उसकी कोई एग्जांपल आ जाती है, या क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 जो हम कर रहे हैं वहीं से आता है। ये सारी बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पहले लेक्चर के बाद आज, क्योंकि हमारी तकरीबन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। 3 सवाल रहते हैं, 15, 16 और 17, 3 सवाल रहते हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम ये सपोज करते हैं कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर, 3 MCQs का मतलब है 3 नंबर, ये एक पार्ट 4 नंबर का और ये भी एक पार्ट 4 नंबर का, कितने नंबर हो गए ज़रा गौर करें। 4 और 4 8, 9 10 और 10 20 और ये 21 नंबर का ये तकरीबन इस एक चैप्टर से आप हासिल कर सकते हैं। अगर 6 सवाल आ गए तो 2 नंबर का इजाफा कर लें, यानी कि 22 और 23 नंबर। अगर 2 सवाल आ जाते हैं, यहाँ पे 5 नहीं आते बल्कि 6 आते हैं, तो यहाँ पे 12 नंबर हो जाएंगे। जब यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 4 और 4 8 और 2 10 और 10 20 और ये आपके पास 23 नंबर। मैं कैसे मान लूँ, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बात बताई कि मेरा एनालिसिस ये है कि स्टैटिस्टिक्स में फ़ेल होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये इंतहाई आसान चैप्टर नंबर 10 जो हम कर चुके हैं, तकरीबन आप सपोज़ कर सकते हैं कि हम 90% चैप्टर कर चुके हैं, और एक सवाल मैंने करवाया। 21 या 23 मार्क्स आता हैं। अगर आपके 5 MCQs या कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद ठीक हो जाएं तो क्या 28 नंबर नहीं आ सकते? और अगर आपके 28 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं स्टैट्स में। लिहाजा इस चैप्टर पे मेहनत करें, इसकी इम्पोर्टेंस दोबारा समझा दी है कि इस चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम इस दुआ से इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात सदा खुश रहो, सलामत रहो और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको अता करे। वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रहे, और साथ साथ अपने वालिदैन की कदर भी करें, और वक्त आखिर ख़ात्मा बिल ईमान पे हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।